Hello guys, welcome to the course on electrostatics by Vidya Mandir classes in collaboration with Doubtnet. Guys, my name is Jitin Gupta and guys मुझे 4 साल हो गए हैं विद्या मंदिर क्लास में पढ़ाते हुए. I am an IIT Delhi graduate and guys इस कोर्स के अंदर हम पहले 2 वीडियोस ले चुके हैं. तो दिस इज द लेक्चर 3 ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. पहले वीडियो के अंदर हमने इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करी थी. दूसरे वीडियो के अंदर हमने कूलम्स लॉ की बात करी थी. हमने देखा था कि चार्जेस एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं और उस फोर्स का जो एक्सप्रेशन रहता है वो क्या रहता है, कितने मैग्नीट्यूड की फोर्स होती है दोनों चार्जेस के बीच में, क्या डायरेक्शन रहती है. तो वो सारी चीजें हमने देखी थी. राइट. तो अब यहाँ पे अब जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट लॉजिकल क्वेश्चन है वो हम ट्राई करेंगे आंसर करने की. राइट. तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास गाइस, दैट इज कि लेट्स से ये है चार्ज नंबर 1, दिस इज चार्ज Q1, यहाँ पे चार्ज नंबर 2 दैट इज Q2. ये हमें पता है कि एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंगली, दैट इज K Q1 Q2. और अगर इनके बीच की सेपरेशन अगर हमें पता है कि दी सेपरेशन बिटवीन देम इज R, दैट इज K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर. और एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज. राइट. तो वो सारी चीजें हमें पता है बिकॉज ऑफ कूलम्स लॉ. बट यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन में आंसर करने की कोशिश कर रहा हूँ दैट इज ये फोर्स लगा कैसे पा रहे हैं. हाउ आर दी टू चार्जेस अप्लाइंग फोर्स ऑन ईच अदर. एक दूसरे को कैसे ये धक्का दे पा रहे हैं एक दूसरे से, क्योंकि आपस में तो कांटेक्ट में है नहीं. इन दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट तो नहीं. देयर इज ह्यूज स्पेस बिटवीन देम. यहाँ पे अगर हम देख सकते हो तो आपस में कांटेक्ट में नहीं है. और हमारे दिमाग में तो हमेशा ये रहता है ना कि पुश करने या पुल करने के लिए पहले तो जाके उसको टच करना पड़ेगा ना, कांटेक्ट में आना पड़ेगा. राइट. तो हाउ आर दे अप्लाइंग फोर्स. क्या इनके बीच में कोई स्ट्रिंग है या रॉड है जिसको एक दूसरे को रॉड को पुश करके धक्का दे सकते हैं. So how are they applying force on each other? How is that possible? तो ये चीज इसको साइंटिस्ट जब सोच रहे थे इसके बारे में, कूलम्स लॉ भी आ गई थी, तो इट वाज कॉल्ड एक्शन एट अ डिस्टेंस. पहले ये जो भी चीज हो रही है डिस्टेंस से हो रही है, तो ये एक्शन एट अ डिस्टेंस. बट बहुत ज्यादा सालों तक, मतलब यू कैन इमेजिन कि 250-250 साल तक ये क्वेश्चन कोई आंसर नहीं कर पा रहा था कि हाउ आर दी टू चार्जेस इंटरैक्टिंग विद. सारे लोग प्रिडिक्ट कर पा रहे थे कि वो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है, क्योंकि हमें हमारे पास एक्सप्रेशन था. बट हाउ हाउ आर टू ऑब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्ट जो स्पेस में बहुत दूर दूर लोकेटेड है, वो एक दूसरे पे फोर्स कैसे एक्सर्ट कर पा रहे हैं, ये चीज समझना बहुत मुश्किल. और यही सेम चीज ऐसा नहीं कि आप लोगों को फेस हो रही होगी, न्यूटन ऑल्सो फेस्ड द सेम प्रॉब्लम. क्यों? यार ग्रेविटेशन फोर्स भी तो सिमिलर सी है कि सन अर्थ पे फोर्स लगा रहा है. ऑलराइट. बट सन और अर्थ आपस में कांटेक्ट में नहीं है. अगर मैं यहाँ पे हवा में कुछ एक एप्पल रिलीज करता हूँ गाइस, और वो एप्पल नीचे गिर रहा है, तो एप्पल पे फोर्स लग रही है, बट वो अर्थ के साथ कांटेक्ट में थोड़ी ना जब तक वो हवा में था. तो अर्थ वो कैसे एक दूर रखे एप्पल को अपनी तरफ खींच पा रही है, कि ये सन इतनी दूर है जो अर्थ उसको अपनी तरफ कैसे खींच पा रही है. इनके बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, सन के पास कोई धागा नहीं है जिसको वो पुल करके अर्थ को अपने पास खींच रहा है. तो हाउ इज दिस फोर्स पॉसिबल? हाउ इज सन पुलिंग द अर्थ? न्यूटन ने अपना एक्सप्रेशन दे दिया कि यार ये फोर्स लग रही है. तुम अगर तुम्हें मासेस पता है, इसका इसका मास ऑफ सन पता है, इसका मास ऑफ अर्थ पता है, और तुम्हें इन दोनों के बीच की सेपरेशन पता है आर, तो न्यूटन ने फोर्स का एक्सप्रेशन दे दिया था कि भाई ये जो फोर्स एक दूसरे पे लगा रहे होंगे, ग्रेविटेशन फोर्स, तो जो ग्रेविटेशन फोर्स होगी दैट इज G into ME डिवाइडेड बाय जो सेपरेशन हो. तो ये फोर्स तो निकल गई, बट हाउ आर दीज टू ऑब्जेक्ट्स अप्लाइंग फोर्स ऑन ईच अदर, वो आंसर किसने दिया हमें गाइस? दैट वाज गिवन बाय माइकल फैराडे. जिन लोगों ने फर्स्ट वीडियो देखा होगा उनको पता होगा कि मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर भी थोड़ी बहुत बात करी थी माइकल फैराडे की. तो माइकल फैराडे क्या था, उनकी इमेजिनेशन काफी अमेजिंग थी. वो मैथ्स को इमेजिन करके सॉल्व करते थे, मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं था. तो उन्होंने क्या कंसेप्ट दिया कि ऐसा इमेजिन करने की कोशिश करते हैं कि अगर मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, लेट से पहले इसको यहाँ से हटाते हैं, यहाँ पे अगर एक पॉजिटिव चार्ज है, फर्स्ट ऑफ ऑल इस पर फोकस करते हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करता है
ये स्पेस के अंदर एक इनविजिबल सॉर्ट ऑफ, अगर बोलना चाहूँ बिल्कुल ही रफ तरीके से, एक इनविजिबल लिक्विड फैला रहा है, ऑलराइट, जो लिक्विड हम देख नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, महसूस नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, वो हमारे थ्रू पास कर जा रहा है, ठीक है, बट वो एक इनविजिबल लिक्विड फैला रहा है जिसको उसने नाम दे दिया इलेक्ट्रिक फील्ड। और वो जो फील्ड है या लिक्विड, अगर मैं लिक्विड की तरह इमेजिन करने की कोशिश करूं, वो इस चार्ज से हर डायरेक्शन में बाहर की तरफ फैल रही है। और जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं चार्ज से, ये जो एक लाइन है, ये बेसिकली ये क्या दिखा रही है कि ये जो फील्ड है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और ये वेक्टर क्वांटिटी, यहाँ पे ये जो एरो है वो इस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बता रहा है, कि जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड बता रही है और ये इस डायरेक्शन पॉइंट कर रहा है। तो इस पॉइंट पे, अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूँ, यहाँ पे इस पी पॉइंट की बात करता हूँ, तो इस पी पॉइंट पे यहाँ पे एक इस चार्ज की वजह से, ये जो चार्ज यहाँ पे हमारे पास है, इसकी वजह से एक फील्ड है, ऑलराइट, और वो फील्ड राइट को पॉइंट कर रही है यहाँ पे। एंड यहाँ पे जैसे देख रहा हूँ मैं, जैसे जैसे दूर जा रहा हूँ चार्ज से, तो गाइज आई होप यू कैन सी कि ये जो फील्ड, ये जो वेक्टर है, इसका साइज छोटा होता जा रहा है। मैं और दूर जाऊंगा तो इस वेक्टर का साइज और छोटा हो जाएगा, और दूर जाऊंगा और छोटा हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं, ये जो फील्ड है इसका मैग्नीट्यूड वो कम होता जा रहा है, ऑलराइट। और फिर इस फील्ड के बारे में अमेजिंग बात क्या है कि अब ये फील्ड हमें क्या बताती है कि लेट से, अगर हम यहाँ पे लेट से ये कोई कैपिटल क्यू चार्ज है, इसका नाम हमने, इसके ऊपर जो चार्ज है वो कैपिटल क्यू है, हम यहाँ पे एक और कोई छोटा सा चार्ज ले आते हैं, यहाँ पे रखते हैं, अरे यहाँ पे मैंने एक स्मॉल क्यू चार्ज रख दिया, और यहाँ पे मान लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी जो वैल्यू है यहाँ पे ई वेक्टर है। तो अगर मुझे इस लोकेशन पे पता है कि क्यू, कैपिटल क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, तो ये जो स्मॉल क्यू चार्ज है जो मैंने यहाँ पे रखा है, मैं उसके ऊपर बता सकता हूँ कि कितनी फोर्स लगेगी। एफ ई, द फोर्स ऑन स्मॉल क्यू ड्यू टू कैपिटल क्यू, ये फोर्स सीधा आ जाएगी, अगर आपको इस लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो ये फोर्स आ जाएगी, जो भी चार्ज आपने रखा है उसका मैग्नीट्यूड, जो यहाँ पे स्मॉल क्यू रखा है उस लोकेशन पे, इनटू इलेक्ट्रिक ई वेक्टर। तो ये चीज, ये जो अमेजिंग सी चीज थी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमें सीधा क्या बता देती है कि उस पार्टिकल पे, कोई दूसरा पार्टिकल हम एक पार्टिकल की विसिनिटी में उसके पास लेके आएंगे तो उस पर फोर्स कितनी लगेगी, ये कैपेबिलिटी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो ये फोर्स कौन लगा रहा है, सॉर्ट ऑफ ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। अब भी बोल सकते हो भैया ये तो और ज्यादा कंफ्यूज होगा, पहले तो चलो ठीक है मान लिया था कि ये है, बट गाइज ये एक्चुअली में हम लेटर ऑन प्रूव कर चुके हैं, थ्रू आउट हमारे सिलेबस हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, ऑलराइट। तो ये एक्चुअली में ट्रू है कि ये जो चार्ज है ये एक इनविजिबल वेक्टर फैला रहा है पूरे स्पेस में, जिसको हम बुलाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कोई दूसरा चार्ज अगर हम यहाँ पे रखते हैं उसकी वजह से फोर्स लगेगी। तो गाइज यहाँ पे एक और चीज हो सकती है कि फिर ये जो चार्ज है, ये स्मॉल क्यू है, इसकी खुद की भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है ना। तो लेट से ये यहाँ पे अपनी खुद की भी तो फील्ड फैलाएगा, क्योंकि ये भी चार्ज है, इसके ऊपर भी चार्ज है, राइट। तो ये यहाँ पे अपनी खुद की फील्ड भी स्प्रेड कर रहा है, और इसकी फील्ड यहाँ पे भी होगी, और इसकी फील्ड की वजह से इस कैपिटल क्यू चार्ज पे फोर्स लगेगी, कि स्मॉल क्यू की वजह से कैपिटल क्यू पे फोर्स लगेगी। बट इसकी खुद की फील्ड की वजह से, ये जो खुद का जो इसका ये वेक्टर, ये जो ये एमिनेट कर रहा है या छोड़ रहा है या लिक्विड रिलीज कर रहा है, जो इसके खुद की फील्ड की वजह से इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगी, ऑलराइट। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि स्मॉल क्यू विल नॉट एक्सपीरियंस फोर्स ड्यू टू इट्स ओन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम यहाँ पे सिंपल लेमन टर्म्स में बात कर सकते हैं, अब थोड़ा सा डिटेल के अंदर। लेट मी, आई होप गाइस ये सबने नोट कर लिया है, ऑलराइट। तो मूविंग ऑन, थोड़ा सा बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की।
कि फर्स्ट ऑफ ऑल एवरी चार्ज, यहाँ पे लिख लेते हैं कि एवरी चार्ज spreads its electric field alright, and electric field vector is given by, कि अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि कोई एक पॉइंट है स्पेस के अंदर, बहुत सारे चार्जेस हैं यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q2 है, यहाँ पे Q3 है, सो देर आर लेट्स से n चार्जेस, n सच चार्जेस, तो बहुत दूर जाके मेरे पास एक और चार्ज है, मान लेते हैं यहाँ पे कहीं पे जाके एक n चार्ज है, मतलब 10वां चार्ज हो सकता है, 100वां चार्ज हो सकता है, तो मेरे पास बहुत सारे चार्जेस है, ऑलराइट। और फिर यहाँ पे एक पॉइंट है, कोई स्पेशल पॉइंट है P। तो मुझे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और P बताना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक चार्ज लेके आऊंगा और यहाँ पे एक चार्ज रखूंगा, Q चार्ज, इस लोकेशन पे। ठीक है, तो प्रोसीजर क्या रहेगा कि इफ यू वांट टू फाइंड आउट, यहाँ पे ठीक है, एंड यहाँ पे लिखते हैं कि एंड इफ यू वांट टू फाइंड आउट electric field at a location. The first step is place a charge Q at that location. उस लोकेशन पे जाके एक चार्ज रख दो, ऑलराइट। और फिर मेजर द फोर्स, मेजर द फोर्स ऑन Q, कि जो भी चार्ज था P पे उसको ले जाओ, पहले P पे रखो, फिर देखो उस पे कितनी फोर्स लग रही है, और लेट से उसके ऊपर फिर फोर्स लग रही है ऐसे कुछ, यहाँ पे जब रख दिया तो इसके ऊपर कुछ फोर्स लग रही है एफ ई वेक्टर, इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए मैं ई सबस्क्रिप्ट में लगा रहा हूँ इस, तो यहाँ पे एक फोर्स लग रही है एफ ई वेक्टर, ठीक है। एंड देन वंस यू हैव द फोर्स, जैसे तुम्हें फोर्स पता लग जाए, द क्रूशियल स्टेप, यहाँ पे मैं अलग कलर से क्रूशियल स्टेप को करता हूँ, कि द क्रूशियल स्टेप, कि देन यू कैन से कि इस लोकेशन पे पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिक फोर्स इस चार्ज ने महसूस करी थी, एफ ई वेक्टर डिवाइडेड बाय वो जो भी चार्ज था उसका चार्ज के मैग्नीट्यूड, तो ये जो रेशियो आ जाएगा एफ ई बाय क्यू, दैट गिव्स यू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इज दिस क्लियर? एंड गाइस आई होप ये चीज रियलाइज हो रही है कि ये तो अगर मुझे मैग्नीट्यूड बताना होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, आई होप सबको इतना वेक्टर्स आता है, दैट विल बी जस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। इसका मॉड ले लेते हैं कि पॉजिटिव है, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव ही होता है। और अगर मुझे इसकी डायरेक्शन देखनी होगी, तो गाइज ये चीज तो मैंने बस एक क्यू से डिवाइड करी है ना, क्यू तो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो मुझे देख सकता है कि बस ये और ये दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल होंगे, तो मेरे पास ये भी आ जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज पैरेलल टू जो भी वहां पे फोर्स लग रही है। तो इससे मुझे डायरेक्शन भी मिल गई है, और मुझे फोर्स का, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी मिल गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फोर्स के पैरेलल है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फोर्स डिवाइड बाय चार्ज जो रखा था जिसपे फोर्स लग रही थी, वो जो रेशियो आएगा फोर्स डिवाइड बाय चार्ज, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है उसमें। तो ये सारी चीजें करके मैं कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकता हूँ किसी भी पॉइंट पे। और अमेजिंग है ना गाइस कि मुझे बस यहाँ पे एक चार्ज लेके आना है, और चार्ज लेके आने पे फिर मुझे बस यहाँ पे फील्ड मेजर कर लेनी है, और फील्ड मेरे को पता लग गई, तो अब मैं कोई भी दूसरा चार्ज रखूंगा या तीसरा चार्ज रखूंगा, उस पर भी मैं फोर्स बता पाऊंगा। और मुझे अब इन सब चार्जेस के बारे में नॉलेज नहीं नेसेसरी है, कि मुझे नहीं जानना कि यहाँ पे कितने 100 चार्ज थे या 1000 चार्ज थे या 1 लाख चार्ज थे। बस मैं इस पॉइंट पे लोकली अपनी एक्सपेरिमेंट करके बता सकता हूँ कि यहाँ पे फील्ड कितनी है, और जैसे ही मेरे पास फील्ड आ जाएगी, मैं बता सकता हूँ कि यहाँ पे कोई तीसरा चार्ज या दूसरा चार्ज लेके आऊंगा, उस पर फोर्स कितनी है। फॉर एग्जाम्पल एक पी पॉइंट पे अगर मैं Q1 चार्ज लेके आया, और उसके ऊपर लेट से यहाँ पे कुछ एफ ई फोर्स लग रही है, तो मैं सबसे पहले निकाल लूंगा कि यार ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज एफ ई डिवाइडेड बाय Q1। और फिर मैं सेम ही लोकेशन पे अगर Q1 को हटा के Q2 ले आता हूँ, कि यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर रहे ये सारी चीजें, कि लेट मी जस्ट मेक सम स्पेस यहाँ पे, ठीक है।
कि now what we do is कि now Q2 is placed at P instead of P1, sorry, instead of Q1, कि पहले Q1 रखा, Q1 से फोर्स निकाल ली, फोर्स से फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली चार्ज से डिवाइड करके, और अब मैं बता सकता हूँ, अब मुझे नहीं देखना कि दुनिया में कितने चार्ज है क्या है, क्योंकि अब मुझे पता है कि P पे फील्ड कितनी है, तो मैं बोल सकता हूँ कि Q2 पे जो फोर्स लगेगी कि इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन Q2 that will be just Q2 times electric field at P, राइट। तो ये मेरे पास कैपेबिलिटी आ गई है, तो मैं बस ये क्या होगा, यही वेक्टर के पैरेलल होगी, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इसके पैरेलल है और इस पे जो फोर्स लगेगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होगी, तो इसी पे कुछ फोर्स लग जाएगी, लेट्स से कि चार्ज Q2 छोटा है तो उसके ऊपर फोर्स लग जाएगी उसी सेम डायरेक्शन में FQ, दिस इज द फोर्स ऑन, अगर ये भी लिखना हो, दिस इज फोर्स ऑन Q2 when it is placed at, तो गाइस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, हमें पहले तो ये चीज हमारे दिमाग में, हमारे जहन में बिठानी पड़ेगी कि हाँ भाई ये इमेजिनरी जो था, ये जो भी थी फील्ड, ये एक्चुअली में एग्जिस्ट करती है, ये हम प्रूव कर चुके हैं कि ये चीज एग्जिस्ट करती है, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू एंड ऑल वी हैव प्रूवन कि यस इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट, ऑलराइट। तो ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा और फिर हमें लर्निंग वाला पार्ट करना पड़ेगा कि हाँ भाई अब होता है तो कैसे निकालें, कैसे निकालें, क्या मैग्नीट्यूड है, क्या डायरेक्शन है, और इसको यूज करके फिर हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, वो सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो आई होप दिस स्लाइड इज क्लियर टू यू गाइस, ऑलराइट। तो मूव ऑन करते हैं गाइस, तो एक कोई पर्टिकुलर केस करते हैं कि एक कोई चार्ज मैंने यहाँ पे रख दिया है, ऑलराइट, एंड इसके ऊपर कुछ पॉजिटिव चार्ज दे दिया मैंने, एंड अब इस चार्ज का मैग्नीट्यूड मुझे पता है कैपिटल क्यू है, तो यहां से अगर कुछ थोड़े से कुछ आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट देखता हूँ, यहाँ पे इसी लाइन के अलावा एक पॉइंट पी है, एंड ये इससे आर डिस्टेंस की दूरी पे है पी पॉइंट, तो मेरा जो क्वेश्चन है कि वी वांट टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, वी वांट टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू चार्ज क्यू, कि सिर्फ क्यू की वजह से, कैपिटल क्यू एक चार्ज की वजह से यहाँ पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना, तो गाइस हम लोकेशन पे कैपिटल क्यू की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसके लिए एक्सपेरिमेंट फिर से करते हैं जो हमने बोला था कि फर्स्ट स्टेप कि यहाँ पे एक स्मॉल क्यू चार्ज ले आते हैं, कि एक प्लेस और टेस्ट चार्ज स्मॉल क्यू। अब टेस्ट चार्ज का क्या फंडा है, टेस्ट चार्ज बेसिकली बहुत छोटा चार्ज, कि ये आके इसके साथ कोई छेड़छाड़ ना करे, क्योंकि हमें पता है ना फोर्सेस लगाते हैं, तो बहुत छोटा चार्ज लेके आए हैं ताकि ये बेचारा ना हिले, ये यहीं पे पड़ा रहे, ऑलराइट। तो यहाँ पे we place a small test charge at P, तो यहाँ पे at P, तो यहाँ पे मैं ले आता हूँ एक चार्ज लेके आ गया, ठीक है। सेकेंड चीज, मेजर दी फोर्स ऑन स्मॉल क्यू, यही तो स्टेप था कि पहले क्यू पे फोर्स निकाल लो, तो जो इस पे फोर्स निकलेगी गाइस, आई होप कूलम्स लॉ से क्लियर है, वो मैं यहाँ पे लिख ही सकता हूँ कि इस पे जो फोर्स आएगी, इलेक्ट्रिक फोर्स आ गई अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, वो आ जानी चाहिए अगर ये डिस्टेंस आ रहे हैं इनके बीच में, तो ये हो जाएगा, और मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा, ठीक है। एंड आई एम अज्यूमिंग कि कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू आर पॉजिटिव, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय आर स्क्वायर इनटू आर, ये हमें पता है कि ये फोर्स होगी, क्योंकि ये डायरेक्शन, अगर मैं बोलता हूँ कि ये डायरेक्शन जो है हमारी आर वेक्टर है, रेडियल वेक्टर है, तो इसी डायरेक्शन में फोर्स लग रही है ना गाइस, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये जो वेक्टर है यहाँ से P तक using a different color,
दिस वेक्टर इज योर आर वेक्टर, राइट। तो हमारे फोर्स इसके पैरेलली लग रही है ना, तो दैट इज के क्यू क्यू आर स्क्वायर बाय आर कैप। तो ये आ गया। अब थर्ड स्टेप क्या था? थर्ड स्टेप वाज कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट पी इस जो भी उस चार्ज पे फोर्स लग रही थी डिवाइड बाय चार्ज के खुद का मैग्नीट्यूड। तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा गाइस, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय आर स्क्वायर इनटू 1 बाय क्यू आर कैप। तो ये क्यू और क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा और मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आ जाएगा ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी इज के कैपिटल क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर आर। इससे मुझे क्या पता लग रहा है यहाँ पे गाइस, ध्यान से देखता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे हूँ, लेट से यहाँ पे मैंने अपना चार्ज रख दिया है दैट इज कैपिटल क्यू प्लस क्यू, राइट। यहाँ पे मैंने चार्ज रख दिया अपना, तो यहाँ पे देखता हूँ तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड इस लोकेशन पे एट अ डिस्टेंस ऑफ आर, at a distance of r from this, that electric field at this point is, and I hope guys दिख रहा है सबको, that is k capital Q divided by r square magnitude and radially away, ठीक है, radially away मतलब बाहर की तरफ है, उससे बाहर की तरफ निकल रही है। जैसे अगर मैं यहाँ पे और पॉइंट्स पे ड्रॉ करता हूँ, लेट मी जस्ट मैग्नीफाई यहाँ वाला पार्ट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ, लेट से इसको मैं एक बार आर को रिमूव कर रहा हूँ यहाँ पे, इस पॉइंट पे देखता हूँ तो इस पॉइंट पे अगर मैंने स्मॉल क्यू चार्ज रखा होता तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगती, और अगर ये आर डिस्टेंस पे होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती, क्योंकि मैं यहाँ पे जो फील्ड की डायरेक्शन है वो ये ऐसी। सिमिलरली जब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, यहाँ पे जो फोर्स लगती है, अगर कैपिटल क्यू चार्ज रखता है पॉजिटिव मानते हुए, तो उसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लगती, इस डायरेक्शन में लगती, तो मतलब फील्ड फोर्स के पैरेलल है तो फील्ड भी इस डायरेक्शन में होती, तो यहाँ पे फील्ड ऐसी आ जाती, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखता तो फील्ड फिर ऐसी आ जाती, आई होप पैटर्न समझ आ रहा है। फिर यहाँ पे देखता तो फील्ड ऐसी आ जाती अवे फ्रॉम द चार्ज। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये रेडियली आउटवर्ड है, ये इससे कैसे निकल रही है बाहर की तरफ, रेडियली आउटवर्ड्स। एक और चीज हमें पता है गाइस, क्योंकि जो फोर्स है वो फोर्स डिस्टेंस के साथ कम होती रहती है, वी टॉक्ड अबाउट दिस आल्सो कि डिस्टेंस के साथ फोर्स कम हो रही है। तो डिस्टेंस के साथ अगर फोर्स कम हो रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि वो फोर्स बाय चार्ज है, तो वो भी कम होती रहेगी। तो जैसे जैसे मैं बाहर की तरफ जाऊंगा और आगे जाऊंगा तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है तो रेडियली आउटवर्ड ही, ठीक है, बट उसका मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, मैग्नीट्यूड कम होता जा रहा है। तो इसलिए मैं ये एरोज अब छोटे करता जा रहा हूँ, डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड ही है क्योंकि फोर्स अभी भी अवे फ्रॉम द चार्ज लगेगी हर टाइम पे, हर लोकेशन पे। तो इसलिए फोर्स, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड हो गई है, बट एरोज छोटे होते जा रहे हैं। आई होप यू गेट दिस पैटर्न गाइस, ऑलराइट। तो अगर मैं इस पैटर्न को एक्सटेंड करता जाऊं और एक्सटेंड करता जाऊंगा, एक्सटेंड करता जाऊंगा, तो मेरे पास ये जो फील्ड के जो वेक्टर्स हैं एट डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट, ये जो मैंने बहुत सारे वेक्टर्स ड्रॉ कर रहा हूँ कि फील्ड को मैं इन वेक्टर्स, इन लाइंस को, इन एरोज को यूज करके रिप्रेजेंट करें, एक विजुअल पिक्चर क्रिएट करने की सोच रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो वो जो विजुअल पिक्चर बनेगी इन फील्ड वेक्टर्स की, वो कुछ ऐसी बनेगी। यहाँ पे मैंने थोड़ा प्रॉपर्ली ड्रॉ कर दिया है कि हमें पता है कि गाइस कि यहाँ पे चार्ज रखा होता मैंने, तो उसके ऊपर फोर्स बाहर की तरफ लगती है ऐसे, यहाँ पे चार्ज रखा होता तो ऐसे लगती, यहाँ पे होता तो ऐसे लगती, एंड इसलिए मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई। यहाँ पे रखा होता तब ऐसे लगी होती इस लाइन के अलॉन्ग बाहर की तरफ। इज दिस क्लियर? राइट। बट एरो छोटा हो गया क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया है, डिस्टेंस बढ़ने से फोर्स कम हो गई है, फोर्स कम होने से इलेक्ट्रिक। तो ये जो ये ऐसा डायग्राम बनता है जिसमें हमने बहुत सारे पॉइंट्स पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर, मतलब एक एरो वाली फॉर्म में शो करके, वेक्टर फॉर्म में शो करके ड्रॉ कर दिया है, और बहुत सारे पॉइंट्स कैसे वो कर दिए हैं ड्रॉ करके, और ऐसी लाइंस बन गई है कि इनको मैं ऐसे कर सकता हूँ, ऐसा मैच कर सकता हूँ कि लिक्विड यहाँ पे फ्लो कर रहा है, एक लिक्विड इस लाइन के फॉर्म में, तो ये ऐसे कुछ लिक्विड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी कुछ लाइन बन गई है, ये फ्लो कर रहा है बाहर की तरफ। तो ये जो ऐसा डायग्राम बन जाता है गाइस अपना, दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डायग्राम। इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने लाइंस के फॉर्म में यूज करके रिप्रेजेंट कर दिया ना गाइस, ये लाइंस ड्रॉ करके, एरोज ड्रॉ करके, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डायग्राम।
एंड स्पेसिफिकली हमने किसके लिए ड्रॉ करा है? दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डायग्राम फॉर अ पॉजिटिव चार्ज। क्यों? नेगेटिव चार्ज का कुछ अलग आएगा? यस, नेगेटिव चार्ज का थोड़ा सा अलग आएगा गाइस, लेट मी शो यू। कि फॉर अ नेगेटिव चार्ज अगर मैं देखता हूँ, इसको वैसे देता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डायग्राम, तो EFL, मैं पूरा नहीं लिखना चाहता, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डायग्राम फॉर अ नेगेटिव चार्ज, फॉर अ नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज के साथ क्या होगा, एक बार ड्रॉ करके देखते हैं। पहले यहाँ पे नेगेटिव है और मैं इसके बगल में यहाँ पे कोई Q, और Q मैं पॉजिटिव लेके आया हूँ, Q इज ग्रेटर देन, ठीक है, Q में पॉजिटिव लेके आए हैं यहाँ पे। अब मैंने क्या करा, इस पे फोर्स देखी, तो जो फोर्स आ रही है इसके पास, फोर्स जस्ट, जो फोर्स आ रही है गाइस, फोर्स इसकी बाहर की तरफ नहीं आ रही है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव है तो ये अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसके ऊपर जो फोर्स आ रही है वो इसकी तरफ आ रही है। अगर मैं इसको दूर ले जाता हूँ, कि इसको मैं पकड़ के यहां से यहां से हटा देता हूँ और इस चार्ज को मैं यहां रख देता हूँ, तो इसमें फिर से अट्रैक्टिव फोर्स ही लगती, बट वो थोड़ी कम लगती क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया। थोड़ा और दूर ले जाता तो और वो लगती, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं देखता, यहाँ पे रख देता चार्ज को मैं, यहाँ पे चार्ज को रख देता तो फिर फोर्स इस चार्ज की तरफ आती और ऐसे आती, एंड फिर ऐसा आता और फिर जैसे जैसे दूर जाता कम होती आती। तो आई होप गाइस आपको पैटर्न समझ आने लग गया है मैं क्या करने वाला हूँ। यहाँ पे होता तो फिर इसकी तरफ ऐसे होती, फिर थोड़ा कम हो जाता, एंड सो ऑन। ऊपर को होता जस्ट उसके सर के ऊपर होता, तो यहाँ पे ऐसे आ जाती और थोड़ा बाहर जाता तो कम हो जाती, एंड थोड़ा सा और कम हो जाती। तो आई होप यू गेट द पैटर्न हियर गाइस, आई होप यू अप्रिशिएट द पैटर्न एंड यू अप्रिशिएट द डिफरेंस, कि क्या डिफरेंस है पैटर्न के अंदर। कि यहाँ पे जो डिफरेंस है बेसिकली, यहाँ पे मैं और थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूँ, जस्ट टू गिव इट अ सेंस ऑफ कंप्लीटनेस, ठीक है। और कम होते आ रहे हैं साइजेस। सिमिलरली एक दो डायगोनल और ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे एक ऐसा एंड वन मोर लाइक दिस। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डायग्राम फॉर अ नेगेटिव चार्ज। एंड इसमें डिफरेंस क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव में डिफरेंस क्या है, कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेट मी जस्ट राइट इट डाउन। कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज, पहले पॉजिटिव के लिए लिख देते हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर अ पॉजिटिव चार्ज आर रेडियली आउटवर्ड्स, वो बाहर की तरफ फ्लो कर रही हैं चार्जेस, दे आर रेडियली आउटवर्ड्स, राइट, दे आर रेडियली आउटवर्ड्स, ये देख सकते हो रेडियली बाहर की तरफ आ रही है, ये पॉजिटिव चार्ज था, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज आर रेडियली आउटवर्ड्स। एंड सिमिलरली मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ अ नेगेटिव चार्ज आर रेडियली इनवर्ड्स, अंदर की तरफ है, टुवर्ड्स द चार्ज, राइट। तो अब हमारे पास दोनों, एक तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें मैग्नीट्यूड पता लग गया था, डायरेक्शन भी पता लग गई है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की एक विजुअलाइजेशन भी हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डायग्राम को यूज करके। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डायग्राम में क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है पॉजिटिव चार्ज की वो बाहर की तरफ फ्लो कर रही है और नेगेटिव चार्ज की टुवर्ड्स द चार्ज फ्लो कर रही है। आई होप दिस मेक्स सेंस, ऑलराइट। तो मूविंग ऑन गाइस, अब हम बात करते हैं कि अब मल्टीपल चार्जेस आते हैं, एक चार्ज नहीं है, मल्टीपल चार्जेस हैं आपके पास, और अगर मल्टीपल चार्जेस होंगे तो फिर मल्टीपल चार्जेस की वजह से फील्ड कैसे देखनी है। तो यहाँ पे गाइस बस एक छोटी सी चीज इमेजिन कर सकते हो तुम, क्योंकि देखो फोर्स ऐड हो रही थी, फिर रिमेंबर कि अगर मल्टीपल चार्जेस है, मल्टीपल चार्जेस की वजह से फोर्स ऐड हो रही थी टू गेट द नेट फोर्स। यहाँ पे सिंपली मैं बोल सकता हूँ कि अगर मेरे पास ऐसे बहुत सारे चार्जेस हैं, Q1, यहाँ पे Q2, यहाँ पे Q3, यहाँ पे Q4, तो यहाँ पे अगर पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है मुझे, पॉइंट P पे, तो दैट विल बी, इसकी वजह से जो भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, लेट्स से E1 आएगी,
इसकी वजह से देख लिया यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, लेट्स से E2 आएगी, इसकी वजह से यहाँ पे फील्ड देख ली E3 आएगी एंड सो ऑन, दूसरे की वजह से E4 आएगी। तो मैं बस ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि P पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी वो हो जाएगी सब इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से जो फील्ड है उनका सम। So that will be electric field due to 1 plus electric field due to charge 2 plus electric field due to charge 3 and plus electric field due to charge 4। तो ये वेक्टर सम है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर सम ऑफ ऑल दी इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से है उसकी वजह से मेरे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी एट पॉइंट। आई होप गाइस ये भी सेंस बना रहा है। राइट, तो इसको हमने नाम दे रखा है, ये जो चीज हम कर रहे हैं यहाँ पे स्पेशल कुछ बोल रखा है, दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स। राइट, दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ, कुछ है नहीं अमेजिंग, बस ये याद रखो कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर सम हो जाती है जितने भी चार्जेस होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन करके देखना चाहूँ कि लेट्स टेक दिस एज द एग्जांपल, यहाँ पे मेरे को क्या दे रखा है गाइस, आई हैव टू चार्जेस। एक चार्ज मुझे दे रखा है x इज इक्वल टू 0 पे, एक चार्ज मुझे दे रखा है x इज इक्वल टू 10 पे। राइट, एक चार्ज मुझे यहाँ दे रखा है, एक चार्ज मुझे यहाँ दे रखा है एंड यहाँ पे 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, एक पॉइंट दे रखा है A, एक पॉइंट दे रखा है B, एक पॉइंट दे रखा है C। तो इन तीनों पॉइंट्स पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है टोटल Q1 Q2 की इलेक्ट्रिक फील्ड मिला के, जोड़ के। ठीक है, तो यहाँ पे वो जोड़ के कैसे कर सकते हैं, और यहाँ पे हम सिस्टमैटिकली लिख सकते हैं, लेट मी ट्राई दैट। कि पहले शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट है, तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं एक बार, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, फर्स्ट पार्ट। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए देखता हूँ गाइस, तो मुझे इंडिविजुअल चार्जेस पे से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के, तो मुझे पहले निकालना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q1, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q2, इन दोनों का सम करना पड़ेगा और फिर ये सम करने के ऊपर फिर मेरे पास आंसर आ जाएगा। राइट, तो पहले मैं ये निकालने की कोशिश करता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ Q1 की वजह से कितनी है। तो Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आपको याद होगा फॉर्मूला था कि जो मैग्नीट्यूड था दैट वाज KQ1 बाय R स्क्वायर, जो सेपरेशन थी। आई होप यू रिमेंबर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। सॉरी, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, माय बैड, मैं फिर से बोल देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 इज KQ बाय R स्क्वायर। ये याद है फॉर्मूला मैग्नीट्यूड का। तो अगर मैं ये यूज करता हूँ और फिर मुझे डायरेक्शन का भी ध्यान देना है, तो मैंने यहाँ पे क्या करा है अपना, क्योंकि ये 0 था, ये +10 है, तो मैंने अपने आप ही यहाँ पे तुम्हें बता रखा है कि राइट वाली डायरेक्शन, इस पूरे क्वेश्चन के अंदर तुम्हें राइट वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है, तो लेफ्ट वाली डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी। तो कोई भी वेक्टर अगर राइट की डायरेक्शन में उसको पॉजिटिव लिखूंगा और जो लेफ्ट की डायरेक्शन में उसको नेगेटिव लिखूंगा। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि E1 की अगर मैं लिखता हूँ फील्ड, यहाँ पे सॉरी 1 की वजह से फील्ड लिखता हूँ यहाँ पे, तो 1 की वजह से फील्ड क्या आएगी, Q1 की वजह से फील्ड क्या आएगी, A पे। तो एक बार देखते हैं, ड्रॉ करके देखते हैं कहीं कि यहाँ पे जो वेक्टर आएगा Q1 की वजह से, क्योंकि Q1 पॉजिटिव चार्ज है, Q1 इज ग्रेटर देन 0, तो इसकी किसी भी पॉइंट पे फील्ड इससे दूर, रेडियली अवे, रेडियली आउटवर्ड आएगी। तो A पे जब मैं इसकी फील्ड देखूंगा तो वो लेफ्ट की तरफ होगी, तो मतलब नेगेटिव होगी, तो इट विल बी नेगेटिव। ऑलराइट, यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि दैट विल बी माइनस KQ1 डिवाइडेड बाय, और गाइस ये x इज इक्वल टू 0 है और इसका कोऑर्डिनेट है x इज इक्वल टू -5। तो ये जो सेपरेशन हो जाएगी यहाँ पे, ये 5 मीटर की तो होगी ना गाइस। आई हैव अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर्स बिटवीन द टू चार्जेस, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दैट विल बी माइनस KQ1 बाय 5 का स्क्वायर। सिमिलरली मैं अगर Q2 की बात करूं, अब Q2 के लिए अमेजिंग क्या है देखते हैं एक बार। आई होप ये चीज समझ आ गई गाइस, माइनस इसलिए क्योंकि जो फील्ड थी वो लेफ्ट की डायरेक्शन में थी, अवे फ्रॉम Q1 थी, और मैग्नीट्यूड इज KQ बाय R स्क्वायर, तो KQ1 बाय 5 स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर मैं यही सेम कैलकुलेशन Q2 की फील्ड के लिए करूंगा, तो फिर से देखते हैं, Q2 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, और अगर Q2 ग्रेटर देन 0 है यहाँ पे, तो Q2 की वजह से जो फील्ड होगी A पे उससे दूर की तरफ होगी, तो इसकी Q2 की फील्ड भी लेफ्ट को होगी, A पे लेफ्ट होगी, तो फिर से नेगेटिव होगी। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि दैट विल बी माइनस KQ2 और डिवाइड बाय सेपरेशन। गाइस आई होप सबको ये दिख रहा है कि
Q2 का कोऑर्डिनेट 10 है, इसका कोऑर्डिनेट x इज इक्वल टू -5 है, तो यहाँ से यहाँ की जो सेपरेशन आ जाएगी वो 15 मीटर की सेपरेशन हो जाएगी, 15 मीटर की सेपरेशन आ जाएगी गाइस। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दैट विल बी माइनस KQ2/15 का स्क्वायर। तो आई होप दिख रहा है गाइस। तो यहाँ पे मैं Q1 और Q2 बराबर थे, तो मैं यहाँ पे Q1 Q2 कॉमन ले सकता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा k की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 Q2 कॉमन आके a की वैल्यू आ जाएगी 1, और ब्रैकेट्स के अंदर बचेगा 1/5 का स्क्वायर विच इज 1/25 प्लस 1/15 का स्क्वायर विच इज 225। और क्योंकि दोनों के साथ एक नेगेटिव साइन था, तो वो नेगेटिव साइन में यहाँ पे बाहर अलग से शो कर दिया। ये भी नेगेटिव था, ये भी नेगेटिव था, तो मैंने नेगेटिव भी कॉमन लिया, -1 कॉमन। तो अब मेरे पास क्या आ रहा है यहाँ पे, जब मैं एलसीएम लूंगा यहाँ पे, तो -9 इंटू 10⁻9, और एलसीएम लूंगा गाइस, तो आई होप सबको इतनी टेबल्स के बारे में या प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन है कि 25 इंटू 9 हमारा क्या होता है, 25 इंटू 9 इज आर 225। तो यहाँ पे 225, तो यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई, 9 से डिवाइड कर दिया मैंने, तो मेरे पास फिर डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, और फिर मैं डिनोमिनेटर सेम रखते हुए न्यूमरेटर्स को ऐड कर सकता हूँ कि 9 + 1 डिवाइडेड बाय 225। तो मेरे पास अब आंसर आने का पूरा चांस आ गया है गाइस, कि मेरे पास आएगा -9 इंटू 10⁻9 इंटू 10/225। एंड थोड़ी कैलकुलेशन कर लेते हैं गाइस। अभी देखा था 25 इंटू 9 इज 225, यहाँ पे मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये कैंसिल आउट होने पे 25 बचेगा, और 25 बचेगा, और फिर यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, या फिर इसको ऐसे छोड़ देते हैं, तो ये मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे। लेट मी वर्क इन दिस वे, यहाँ पे स्पेस खाली है अपने पास, तो यहाँ पे रख देता हूँ। The electric field at A is, first of all, -10⁻10 divided by 25, and 10 to the power 10 को गाइस मैं लिख सकता हूँ क्या चीज, 10 to the power 10 is how much, 100 into 10 to the power 8, and 100 divided by 25 is 4, तो ये मेरे पास आ जाएगा -4 into 10 to the power। एंड हम यूनिट्स की भी बात कर लेते हैं गाइस, यहाँ छोटा सा एक बॉक्स बना के, क्योंकि मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड थी फोर्स बाय चार्ज, तो यहाँ पे मेरे पास इसकी जो यूनिट्स आ जाएंगी वो आ जाएंगी क्या चीज, फोर्स होती है न्यूटन और चार्ज होता है कूलम, तो दिस इज -4 into 10 to the power 8, and SI units are न्यूटन। तो दिस इज माय आंसर, दिस इज माय इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज माय इलेक्ट्रिक फील्ड एट, बट ये तो एक पार्ट है, और भी पार्ट्स करने हैं अपने को यहाँ पे। सो आई होप ये दिख रहा है गाइस। You can take a minute and solve all this. ठीक है guys, तो I hope everything is clear now and we can proceed, and B और C पे भी निकाल सकते हैं। तो अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी कॉपी कर लेता हूँ डायग्राम, ताकि हम फिर से इसको रेफरेंस की तरह यूज कर पाए। राइट, ठीक है, अब बी पे निकालनी है गाइस, तो मैं बोल देता हूँ कि सेकेंड पार्ट हमें निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी इज अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q2, और फिर इंडिविजुअली लिखते हैं। अब इंडिविजुअली लिखते हैं, तो आई विल एनकरेज यू कि पॉज करो वीडियो और 2 मिनट में खुद से लिखो। तो आई होप सबने लिख लिया होगा गाइस। अब तो ये आ जाएगा। पहले तो Q1 की वजह से देखते हैं, Q1 की वजह से जो फील्ड आएगी वो बी पॉइंट पे राइट को आएगी, क्योंकि रेडियली अवे है, दूर जाना है इससे। यहाँ पे हमें प्लस KQ1, और ये जो सेपरेशन है यहाँ पे बी का कोऑर्डिनेट वाज x, यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन के अंदर कि XB इज +5, तो हमें पता है कि ये 0 है, ये +5 है, तो ये डिस्टेंस आ जाएगा 5 मीटर का, हमें पास आएगा KQ1/5 का स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे इसकी वजह से देखता हूँ, Q2 की वजह से, Q2 क्योंकि पॉजिटिव है, तो Q2 की वजह से फील्ड यहाँ पे लेफ्ट को आ जाएगी, अवे फ्रॉम दैट, और वो हो जाएगा -KQ2 बाय, अगेन ये जो सेपरेशन है यहाँ पे 5 और 10 के बीच में, ये 5 मीटर, ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर। एंड गाइस Q1 और Q2 भी बराबर है, तो KQ/25 दोनों केस में आ जाएगा, और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, गिविंग यू 0। देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम इस ऐसे पॉइंट को बुलाते हैं यहाँ पे जिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इसको हम बुलाते हैं ऑल्सो नल पॉइंट, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है।
हमारा जो बी पॉइंट आया दैट इज द नल पॉइंट। ऑलराइट, मूविंग ऑन, लास्ट पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से गाइस। लास्ट पार्ट में फिर से मैं बोलूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q2। और अब मैं बस देख सकता हूँ यहाँ पे, लेट मी जस्ट इसको हटा देते हैं यहाँ पे 2 मिनट के लिए। एंड अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे अब दोनों की वजह से, Q1 की वजह से भी जो फील्ड आएगी यहाँ पे सी से दूर आनी है, तो इसकी वजह से भी Q1 की वजह से भी फील्ड राइट को आएगी, और Q2 को भी दूर भगानी है तो Q2 की वजह से भी राइट को आएगी। आई होप दैट इज क्लियर। मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि दैट इज प्लस KQ1 बाय, और आई होप ये दिख रहा है इस सबको, ये सेपरेशन यहाँ पे, क्योंकि x का कोऑर्डिनेट हमें दे रखा है 15 मीटर, तो x का Q सॉरी C पॉइंट का सेपरेशन फ्रॉम Q1 इज 15, क्या आ जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस KQ2 बाय 5 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 10 और 15 के बीच में जो गैप होगा दैट विल बी ऑफ 5 मीटर्स ओनली। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास KQ कॉमन आ जाएगा, ऑलराइट, एंड फिर मेरे पास आ जाएगा 1/225 प्लस 1/25, एंड ये तो सेम आ गया ना, इस चार्ज भी सेम है, K भी सेम है, और ब्रैकेट्स के अंदर ये वैल्यू भी सेम है, सिर्फ एक नेगेटिव साइन नहीं है यहाँ पे। बस जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी 4 × 10⁻, प्लस माइनस की जगह बस 4 × 10⁸ न्यूटन पर। तो आई होप गाइस 1D सिचुएशन के अंदर आप लोगों को समझ आ गया है हाउ टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, हाउ टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। ऑलराइट, तो गाइस आई विल एनकरेज यू कि अगर ये चीज क्लियर है, ये जो हमने यहाँ पे डिस्कस करा है, तो ये वाला क्वेश्चन खुद से कर। अरे तो आई विल रिकमेंड कि यू पॉज द वीडियो and take 2 to 3 minutes and solve this question. तो आई होप गाइस सबने कर लिया होगा ये, तो एक बार देखते हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या करा है, बस एक चार्ज पॉजिटिव लिया है, एक चार्ज नेगेटिव लिया है, और वो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, इसलिए मैं, तो गाइस आई एम गोइंग टू सॉल्व वन पार्ट व्हिच इज द ए के लिए, कि ए पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, फिर से मैं वही लॉजिक दूंगा जो मैंने बीच में दिया कि दोनों की वजह से जो फील्ड है, दोनों चार्जेस की वजह से, उसको ऐड कर, ठीक है, दोनों को ऐड करना है। अब ऐड करने वाला जो पार्ट है उसमें थोड़ा ध्यान देना है। अब ध्यान से देखना कि पहले तो Q1 की वजह से देखते हैं। Q1 जो चार्ज है वो Q1 इज पॉजिटिव, 1 कूलम है, +1 कूलम। तो मुझे पता है कि Q1 की वजह से जो ए पे फील्ड आएगी E1 लेफ्ट को आएगा, ऑलराइट, E1 लेफ्ट को आएगा। E1 अगर लेफ्ट को आएगा तो मैं बोल सकता हूँ कि फिर माइनस, क्योंकि हमने राइट वाली डायरेक्शन पॉजिटिव ली है, तो मैं बोल सकता हूँ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 होगी इस लोकेशन पे दैट विल बी माइनस KQ1 डिवाइडेड बाय जो ये सेपरेशन है यहाँ पे, ये सेपरेशन कितनी है गाइस यहाँ पे, द सेपरेशन इज 5 मीटर्स, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 का स्क्वायर, ठीक है, ये तो वेल एंड गुड है। अब यहाँ पे Q2 की वजह से देखने जा रहा हूँ। अब Q2 यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है, Q2 इज नेगेटिव, और नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो, मतलब नेगेटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो टुवर्ड्स द चार्ज रेडियली इनवर्ट होती है, उसकी तरफ आ रही होती है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू जो 2 होगी उसकी डायरेक्शन उसकी तरफ होगी, और राइट को होगी। अब यहाँ पे ध्यान देना, नेगेटिव चार्ज देखते ही लोग क्या करते हैं, नेगेटिव साइन लगाए थे, या डायरेक्शन देखनी कि तुमने राइट वाली डायरेक्शन पॉजिटिव ली है, और Q2 की वजह से जो ए पे फील्ड है वो राइट को आ रही है, तो मतलब फील्ड पॉजिटिव है, तो यहाँ पे प्लस आएगा। और क्योंकि ये जो सेपरेशन है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ का जो गैप है, एक तो Q1 से Q2 का जो डिस्टेंस है वो हमें पता है वो 10 मीटर का है, तो Q2 का डिस्टेंस फ्रॉम ए और Q2 के बीच में जो डिस्टेंस आ जाएगा वो 15 मीटर का आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दैट विल बी प्लस KQ2 बाय 15 का स्क्वायर, ऑलराइट। तो अब मैं यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे जो फील्ड आ जाएगी K हमारा कॉमन आ जाएगा, तो मैं बोल सकता हूँ कि 9 × 10⁹, और फिर ब्रैकेट के अंदर Q1 इज जस्ट 1 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर, तो वो 1 डिवाइड बाय 25 आ जाएगा गाइस। लेट मी जस्ट राइट इट डाउन मोर क्लियरली,
यहाँ पे आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 25 एंड दूसरी वाली वैल्यू में क्या आएगा Q2। अब Q2 जो भी यहाँ पे मुझे डालना है तो Q2 का मैग्नीट्यूड डालना है। ऑलराइट, अब नेगेटिव नहीं डालना है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि क्लैरिटी रहे। यहाँ पे पहले लगा देता हूँ कि मॉड ऑफ Q। इज दिस क्लियर गाइस? मॉड ऑफ Q2, क्योंकि उस चार्ज नेगेटिव था, वो जो चीज थी उसकी वजह से फील्ड राइट को थी, टुवर्ड्स थी, तो वो चीज हमने पहले इनकॉर्पोरेट कर लिया और फील्ड को राइट को दिखा के प्लस लगा दिया है वहां पे। Q2 को अब नेगेटिव नहीं लेना है। Q2 बेसिकली हमें क्या करना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसका मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव ही होगा ना। अगर आपको याद होगा तो मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज मॉड ऑफ एफ, मैग्नीट्यूड मतलब उसका जो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एफ बाई टू, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, डायरेक्शन के साथ पॉजिटिव नेगेटिव एसोसिएट। तो यहाँ पे ये मॉड आ जाएगा, इसलिए मैं बस ये डिस्कस करना चाह रहा था कि कंफ्यूजन ना आए पॉजिटिव नेगेटिव कब लेना है। तो अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दैट विल बी प्लस 2 डिवाइडेड बाय 225। तो ये गलतियां नहीं करनी है, आई होप वो क्लियर है। जब मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ तो उसके अंदर सारी चीजें पॉजिटिव लेके लिखनी है और डायरेक्शन में अलग से देख के डायग्राम को देख के जज करना है। आई होप दिस मेक्स सेंस। ऑलराइट, तो ये आ जाएगा मेरे पास एंड फिर यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, तो आ जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9। फिर से मैं इसको 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड कर सकता हूँ 25 को, तो मेरे पास आ जाएगा एलसीएम लेने पे 11 सॉरी 9 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 225 एंड ये मेरे पास आ जाएगा 9 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, ये 25 आ जाएगा और फिर मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा, मैं पहले लिख रहा हूँ कि दिस विल बी 11 बाई 25 इंटू 10 टू द पावर 9 एंड जो मैंने पिछली बार कैलकुलेशन करी थी वैसे ही सिमिलर 100 निकाल के 10 टू द पावर 9 से वो 100 बाई 25 विल बी 4, so this will be 44 into 10 to the power 7 न्यूटन पर कूलम। तो आई होप गाइज ये चीज क्लियर है, पॉजिटिव नेगेटिव वाला भी क्लियर है। जैसे एक और करके देखते हैं यहाँ पे बी के लिए, लेट मी कॉपी दिस, बी के लिए करके देखते हैं अलग से। अब बी पे मुझे देखना है, तो बी पे मैं पहले तो डायरेक्शन जज कर लेते हैं इसकी। पहले मैं लिख देता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2। और फिर अगर मैं बी पे देखूंगा तो Q1 की वजह से जो बी पे फील्ड आएगी वो, क्योंकि Q1 पॉजिटिव था, Q1 वाज 1 कूलम, तो यहाँ पे आ जाएगा राइट, तो E1 आएगी पॉजिटिव। और फिर Q2 को देखूंगा तो Q2 नेगेटिव है, तो Q2 की फील्ड उसकी तरफ आनी चाहिए, तो यहाँ पे E2 भी राइट को आ रहा है, तो दोनों ही राइट को आ रहे हैं, तो दोनों में पॉजिटिव लगेगा, तो क्या आ जाएगा प्लस Q1 बाय, और ये डिस्टेंस गाइस ये कितना है 5, क्योंकि x का कोऑर्डिनेट 5 था, तो ये भी 5 हो जाएगा, 5 5 की दूरी पे, तो k Q1 बाय 5 का स्क्वायर, और यहाँ पे भी प्लस, और मैं k मॉड लगा रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि पॉजिटिव लेना है गाइस, हमें सारी चीजें पॉजिटिव लेनी है यहाँ पे, क्योंकि साइन हम अलग से निकाल रहे हैं डायरेक्शन को देख के। 5 का स्क्वायर और फिर मेरे पास ये आ जाएगा k भी कॉमन आ जाएगा और 5 का स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर बस अपने पास बचेगा मॉड ऑफ Q1 विच इज 1 प्लस मॉड ऑफ Q2 विच इज, तो ये सॉल्व करने पे मेरे पास आ जाएगा 27 बाई 25 इंटू 10 टू द पावर 9, और ये वैल्यू हो जाएगी मेरे पास, अगर मैं सॉल्व करता हूँ अगेन 100 निकाल के 4 से, मतलब 100 बाई 25 करके 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 27 को, तो मेरे पास आ जाएगा 108 इंटू 10 टू द पावर 7 न्यूटन पर कूलम। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी बी। ऑलराइट, मूविंग ऑन, जल्दी से एक और केस बस इसी के नीचे यहाँ पे कर लेते हैं, सी के लिए जल्दी से करते हैं इजी वाला पार्ट, क्योंकि अब हम बहुत सारे केसेस कर चुके हैं। ईसी इज अगेन E1 प्लस E2, Q1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लस Q2 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब देखते हैं बस लास्ट केस, कि Q1 पॉजिटिव चार्ज है तो C पे उसकी फील्ड उससे दूर होगी, तो यहाँ पे ये E1 की डायरेक्शन तो ये आ जाएगी,
एंड अगर E2 की डायरेक्शन देखता हूँ, अब देखना पड़ेगा Q2 जो है नेगेटिव है और C पे जो फील्ड होगी उसकी तरफ होनी चाहिए Q2 की तरफ, तो यहाँ पे ये E2 आ जाएगा। अब E2 नेगेटिव है, E1 पॉजिटिव है, तो मैं लिख सकता हूँ दैट विल बी प्लस Q1 बाय, और ये जो सेपरेशन है गाइस यहाँ पे ये 5 की सेपरेशन है और फिर ये इसकी यहाँ से सेपरेशन 10 है, तो बेसिकली मैं बोल सकता हूँ कि Q1 की सेपरेशन C से 15 है, तो मेरे पास आ जाएगा KQ1 बाय 15 का स्क्वायर और फिर माइनस KQ2 का मॉड डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर, क्योंकि वो 5 के डिस्टेंस पे है, तो मेरे पास ये आ जाएगा 9 इंटू 10⁻9 और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 225 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 25, और फिर से यहाँ पे मैं 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड कर सकता हूँ टू मेक द कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ 225, और फिर मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 9 इंटू 10⁻9 और न्यूमरेटर में आ जाएगा अपने पास 1 माइनस 18 डिवाइडेड बाय 225, और इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैं यहाँ पे फिर से वही कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास लेफ्ट पे स्पेस है, यहाँ पे आ रहा हूँ मैं, यहाँ पे आ जाएगा गाइस, राइट, तो इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 इंटू माइनस 17 डिवाइडेड बाई 225, एंड गाइस यहाँ पे फिर से वही सारी चीजें करके 9 से डिवाइड करा, 25 आया, 100 लिया, तो ये मेरे पास आ जाएगा, मैं आंसर लिख रहा हूँ, ट्राई टू मैच दिस, कि दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी एंड दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 4 इंटू 17, 4 इंटू 17 करूंगा तो 68, तो माइनस 68 इंटू 10⁻7 न्यूटन पर कूलम. This will be my final answer. I hope guys all of this makes sense to you guys. Alright, तो खुद से करके देखो, कुछ चार्ज रैंडम ले लो, अपने दोस्तों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो ये क्वेश्चन, ऑलराइट, एंड करो इसको मल्टीपल टाइम्स until you become very very comfortable and very very confident. Alright, ठीक है guys, so that was how we find the electric field due to multiple charges in 1D. अब एक क्वेश्चन करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस 2D सिचुएशन के अंदर, 2D के अंदर चार्जेस हैं, 2D इलेक्ट्रिक फील्ड है, बट फंडा तो वही रहेगा ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं बोलता हूँ कि ये चार्ज 1 है, ये चार्ज 2 है, या चार्ज 3 है, तो इसमें बेसिकली देर क्या रखा है क्वेश्चन के अंदर, एक स्क्वायर है जिसकी साइड लेंथ ए है और उसके 4 कॉर्नर, सॉरी 3 कॉर्नर्स पे 3 चार्ज रख दिए गए हैं, एक है चार्ज Q, एक है चार्ज 2Q और एक है चार्ज Q, तो हमें 3 चार्ज यहाँ पे दे रखे हैं, इन 3 चार्जेस की वजह से P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, तो मैं ऐसा कुछ बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर ये चार्ज 1 है, ये चार्ज 2 है, ये चार्ज 3 है, तो मैं बोल सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज 1 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज 2 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज 3, बस। तो सबकी वजह से एक बार वेक्टर विजुअली करके देखते हैं, पिछली बार अपने क्या कर रहे थे, मैथमेटिकली कर रहे थे, यहाँ पे थोड़ा विजुअली करने की कोशिश करें। हमें पता है कि लेट्स अज्यूम, पहले तो यहाँ पे ये मान लेते हैं कि ये दे रखा है कि Q इज ग्रेटर देन 0, तो ये सारी की सारे चार्जेस पॉजिटिव हो जाए, ठीक है, तो इस Q की वजह से P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो राइट की तरफ आएगी और उसका जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा दैट विल बी KQ बाय A स्क्वायर। आई होप वो क्लियर है, KQ बाय R स्क्वायर, R की वैल्यू यहाँ पे A होगी। सिमिलरली इस वाले Q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी यहाँ पे वो कुछ ऐसी आ जाएगी, दैट विल बी KQ बाय A स्क्वायर। थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ, तो ये दो वेक्टर आ गए मेरे पास, दो परपेंडिकुलर वेक्टर आए हैं, इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, और एक ये वाला जो 2Q है उसकी जो फील्ड आएगी वो तो अलोंग दी डायगोनल आएगी ना, कि इसकी ये अगर मैं यहाँ पे लाइन ज्वाइन कर देता हूँ तो वो तो इस लाइन के अलोंग आएगी, और इस लाइन का जो वो है एंगल ये तो 45 डिग्रीज है, तो इससे रेडियली अवे भी आएगी क्योंकि 2Q पॉजिटिव है, तो यहाँ पे जो फील्ड आएगी 2Q की वजह से, उसको मैं अलग कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ, वो कुछ इस डायरेक्शन में आएगी, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा उसको लिख लेते, पहले E2 अलग से लिख लेंगे यहाँ पे हॉच पॉच ना हो, और हमें पता है कि E2 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा हमारे पास हाउ मच, E2 विल बी K इनटू चार्ज का मैग्नीट्यूड व्हिच इज 2Q डिवाइड बाय सेपरेशन। गाइस अगर ये साइड लेंथ है तो आई होप सबको ये भी पता है कि जो डायगोनल है उसकी लेंथ होती है √2 है, तो √2a का होल स्क्वायर, और फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में क्या आ जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो दिस विल बी KQ बाय A।
ऑलराइट, तो अब मेरे पास एक डायग्राम आ गया है। अब मैं इसको डायग्राम के थ्रू सॉल्व करना चाह रहा हूँ, तो लेट मी ऐड अ पेज हियर एंड ये तीनों वेक्टर्स उठा के ले आते हैं यहाँ से। तो हमें क्या करना है, इन तीन वेक्टर्स का सम निकालना है। ऑलराइट, उनका जो रिजल्टेंट आया था वो √2a आ जाता है। ऑलराइट, तो इफ आई यूज दिस फंडा तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा उसको मैं व्हाइट कलर से कर देता हूँ। इन दोनों का रिजल्टेंट पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से यहाँ पे आ जाएगा √2 टाइम्स जो भी ये इंडिविजुअल क्वांटिटी थी, दैट बी √2 KQ बाई ए स्क्वायर। और क्योंकि दोनों वेक्टर इक्वल देगा इस, तो दोनों से वो एंगल कितना बना रहा होगा यहाँ पे 45 डिग्री। और अमेजिंगली ये जो E2 वेक्टर था ये अलोंग दी डायगोनल था और ये भी 45 डिग्री का एंगल बना रहा था। तो बेसिकली मुझे क्या ऐड करना है, मुझे एक वेक्टर है यहाँ पे 45 डिग्री पे ये, और एक वेक्टर है यहाँ पे KQ बाई ए स्क्वायर। अगर मैं इसको यहाँ पे कैलकुलेशन तो मैंने कर ली थी, इसको हटा देता हूँ बस, और इसका भी मैग्नीट्यूड क्या आया था KQ बाई ए स्क्वायर। तो अब मेरे को बस एक ऐड क्या करना है, ये व्हाइट वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर ऐड करना है। एंड आई होप ये भी पता है कि अगर दो वेक्टर सेम लाइन के अलॉन्ग होते हैं ए और बी, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आ जाता है गाइस दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो ये चीज अगर मैं यूज करता हूँ यहाँ पे तो मेरे पास आ जाएगा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी विच वाज सम ऑफ E1 प्लस E2 प्लस E3, और मैंने इन दोनों को ऐड कर लिया पहले, तो इन दोनों को E1 और E3 को ऐड कर लिया, तो मेरे पास आ गया वो √2KQ बाई ए स्क्वायर, और वो 45 डिग्रीज पे था। और जो E2 वेक्टर था वो था KQ बाई ए स्क्वायर, वो भी अगेन 45 डिग्रीज पे था। तो इन दोनों का जो सम आ जाएगा गाइस, आई होप मेरे को बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा खींचना नहीं है, वो आ जाएगा, इन दोनों को बस ऐड कर दो, जैसे दो नंबर्स को ऐड करते हैं, तो दैट विल बी KQ बाई ए स्क्वायर इंटू √2 प्लस 1, एंड डायरेक्शन वही रहेगी जिसमें ये दोनों थे। यहाँ पे मैं एक बार ड्रॉ कर देता हूँ गाइस प्रॉपर्ली शो करके, जो डायरेक्शन रहेगी वो 45 डिग्रीज, 45 डिग्रीज विद द हॉरिजॉन्टल रहेगी। तो दिस विल बी द डायरेक्शन ई नेट। ये मेरा ई नेट वेक्टर है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आई होप ये चीज क्लियर है गाइस कि मैंने विजुअली भी सॉल्व कर दिया वेक्टर्स को ऐड करके 2D के केस में, और मैंने 1D के केस में मैथमेटिकली भी कर दिया। द लास्ट थिंग जो मैं करना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि बस जल्दी से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं ऐसे विजुअली नहीं मैथमेटिकली करना चाहता तो फिर मैं वेक्टर फॉर्म को यूज करके करता हूँ कि मेरे पास एक चार्ज है यहाँ पे Q1, और मुझे उस Q1 चार्ज की वजह से यहाँ पे फील्ड निकालनी है P पॉइंट पे। Q1 के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं x1, y1, P के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं x2, y2। तो मुझे पता है कि जो यहाँ पे फील्ड आएगी वो इस लाइन, अगर इन दोनों को मैं ज्वाइन कर देता हूँ तो इस लाइन से दूर आएगी, इस डायरेक्शन में आएगी, ऐसा कुछ आएगा, एंड ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी P पे Q1 की वजह से। ऑलराइट, तो अब इसको बस वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो पहले तो मुझे ये डायरेक्शन पता होनी चाहिए कि ये जो डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में ईपी होगा वो डायरेक्शन कैसे रिप्रेजेंट होगी। और मैं बोल सकता हूँ कि ये जो ईपी होगा वो इस लाइन के अलोंग ही है, तो वो इस आर वेक्टर के पैरेलल होगा। और आर वेक्टर क्या है यहाँ पे, अगर मैं देखता हूँ आर वेक्टर वो वेक्टर है जो Q1 और P को ज्वाइन कर रहा है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जिसको क्लियर नहीं है, क्योंकि मुझे कोऑर्डिनेट्स दे रखे थे Q1 के, तो मैं लिख सकता हूँ कि जो मेरा R1 वेक्टर है दैट इज x कोऑर्डिनेट ऑफ Q1 i कैप प्लस y कोऑर्डिनेट ऑफ Q1 j कैप, और फिर जो मेरा पॉइंट P था उसका जो वेक्टर आ जाएगा वो R2 वेक्टर बोल देते हैं या RP बोल देते हैं, दैट विल बी मच बेटर। हम पॉइंट P पे निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो दैट विल बी इक्वल टू x2 i कैप प्लस y2 j कैप, एंड फिर मेरे पास आ जाएगा गाइस
कि अगर मैं देखता हूँ ये जो r वेक्टर है यूजिंग ट्राइंगल लॉ दैट विल बी r2 माइनस r1, और फिर मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे कि यार मुझे पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो p पे है उसका मैग्नीट्यूड तो क्लियर है, दैट इज k q1 बाय ये जो है चीज इसका मॉड, इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो ये r वेक्टर का मैग्नीट्यूड या फिर इस चीज का मैग्नीट्यूड r2 माइनस r1 का मैग्नीट्यूड, तो आ जाएगा मॉड ऑफ r2 माइनस r1 वेक्टर, इनका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू जो ये वाली डायरेक्शन है, डायरेक्शन इज दिस r कैप बोल देते हैं, डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिट वेक्टर यूज करते हैं, और यूनिट वेक्टर होता है, आई होप दैट इज आल्सो क्लियर, दैट इज वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे आ जाएगा r2 माइनस r1 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ r2 माइनस r1 का, सही बस मॉड ऑफ r2 माइनस r1। तो मेरे पास फाइनली इवेंचुअली ये चीज आ जाएगी, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ गाइस, लेट मी जस्ट कॉपी दिस डायग्राम। तो अब मैं बोल सकता हूँ, इसको थोड़ा मैग्नीफाई भी कर लेते हैं क्योंकि वी आर राइटिंग डाउन दी रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में। यहाँ पे जो एक पॉइंट चार्ज की वजह से 2D के अंदर अगर मैं देखता हूँ एक किसी रैंडम पॉइंट पी पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है, मुझे Q1 का पोजीशन वेक्टर पता है, मुझे पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर पता है, तो मैं बोल सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, एंड दिस इज द फाइनल स्टेट वो एक्सप्रेशन, दैट इज KQ1 डिवाइडेड बाय R क्यूब R कैप, सॉरी KQ1 बाय R स्क्वायर, और R कैप इज द डायरेक्शन, या फिर R2 और R1 की टर्म में लिखना होगा, तो दैट विल बी KQ1 डिवाइडेड बाय KQ1 डिवाइड बाय R2 माइनस R1 का होल क्यूब इनटू R2 माइनस R1, ऐसा भी कर सकते हैं, इससे भी काफी हेल्प हो जाती है अपनी। ऑलराइट, तो आई होप दिस इज क्लियर, दिस द वेक्टर फॉर्म। अब इसको जल्दी से अप्लाई करके देख लेते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। आई होप गाइस सबने नोट कर लिया है टाइम में, तो आई कैन मूव ऑन नाउ, सो लेट मी मूव ऑन। तो मुझे यहाँ पे चार्ज दे रखा है Q1 2,3 पे, मुझे एक चार्ज यहाँ पे एक पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 3,2। तो फिर से वैसे ही करते हैं, लेट्स नॉट यूज द फॉर्मूला, अभी एक बार दिमाग लगा के करते हैं खुद से कि यार ये वाला जो वेक्टर है इसका पोजीशन वेक्टर अगर मैं बोल देता हूँ कि R1 है, तो R1 की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 2i कैप प्लस 3j कैप, और जो पॉइंट P है फिर उसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा 2i कैप प्लस 2j कैप, और फिर अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ भी कर देता हूँ तो R2 वेक्टर ऐसा दिखेगा। ऑलराइट, और फिर अगर मुझे Q1 की वैल्यू दे रखी है कि लेट्स से Q1 इज गिवन टू बी इक्वल टू 1 कूलम, और ये दे रखा है तो प्लस 1 कूलम, तो मुझे ये भी पता लग जाएगा कि फिर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, पहले तो इस Q1 से यहाँ पॉइंट P का वेक्टर लिख देते हैं, कुछ Q1 से शुरू हुआ था P तक जाता हुआ, ये जो वेक्टर है इसको बोल देते हैं R वेक्टर। एंड हमें पता है कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस लोकेशन पे वो इसके पैरेलल होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P विल बी पैरेलल टू R वेक्टर। तो पहले R वेक्टर निकाल लेते हैं, तो दिस विल गिव अस कि R वेक्टर इज RP माइनस, या फिर R2 मैंने बोल रखा है, यहाँ पे RP कर देता हूँ, ये RP, तो RP माइनस R1, एंड फिर वो वैल्यू मेरे पास आ जाएगी गाइस, इसमें से घटाना है, ये क्या बचेगा I कैप माइनस J कैप, तो दिस विल बी R वेक्टर इज I कैप माइनस J कैप, तो इसके पर्टिकुलर वेक्टर की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा वो हो जाएगा मेरा I कैप माइनस J कैप डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड विच इज अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये मेरे पास आ जाएगा √2, और अब मैं लिख सकता हूँ, और इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा गाइस, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस विल बी अंडर रूट ऑफ, मैं लिख देता हूँ, दैट इज 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू √2। तो अब मैं ये सारी चीजें सॉल्व करके लिख सकता हूँ, लेट मी जस्ट, क्योंकि वी हैव अ लॉट ऑफ स्पेस हियर, लेट मी यूटिलाइज दैट, यहाँ पे कर देता हूँ इसको। ओके,
तो बस अब फाइनल आंसर लिख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एट पी, उसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज के क्यू वन बाय जो भी इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है उसका स्क्वायर टाइम्स आर कैप। यहाँ पे के 9 इंटू 10⁹ इंटू चार्ज 1 कूलम डिवाइड बाय सेपरेशन √2 थी तो √2 का स्क्वायर इनटू जो ये पोजीशन वेक्टर है दैट इज आई, सॉरी जो यूनिट वेक्टर है उस डायरेक्शन में दैट इज आई कैप माइनस जे कैप डिवाइडेड बाय √2। तो मेरे पास याद आएगा 9 इंटू 10⁹ डिवाइड बाय 2√2 आई कैप माइनस जे कैप Newton per coulomb. That is my electric field, and this is my answer. I hope, guys, all of everything that we have discussed today, वो clear है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो होती है, एग्जिस्ट करती है, वो एक्सेप्ट करो, उसकी वजह से चार्जेस एक दूसरे पे फोर्स लगा पा रहे हैं, इनविजिबल है बट उसकी वजह से फोर्सेस एक्सचेंज हो पा रही हैं, उसका मैग्नीट्यूड कितना है किसी पॉइंट चार्ज के लिए और डायरेक्शन क्या है पॉइंट चार्ज के लिए। फिर हम डायग्राम्स बनाते हैं विजुलाइज करने के लिए, इलेक्ट्रिक लाइन डायग्राम्स। फिर हम देखते हैं कि अगर मल्टीपल चार्जेस है तो हम सुपर इम्पोज करके ऐड करके इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स को वेक्टोरियली मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाता हूँ। और फिर 1D 2D हमने सारे केस कर लिए। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम गो थ्रू द वीडियो अगेन, नहीं तो गाइस और प्रॉब्लम्स करो मैक्सिमम टू मैक्सिमम। डू योर बेस्ट एंड हैप्पी लर्निंग एंड बेस्ट ऑफ